बच्चों, हमारा अर्थशास्त्र एक विज्ञान पार्ट 4 आज शुरू करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान के अंतर्गत हमने पहले विज्ञान को आपको डिस्क्राइब किया पहले पार्ट में, फिर विज्ञान को अर्थशास्त्र से जोड़ करके आपको बताया। फिर दूसरा अर्थशास्त्र एक विज्ञान यानी कि विज्ञान की भी दो शाखाओं को आपको पिछले वीडियो में बताया है, जिसमें हमने बताया था अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, जिसको हमने तर्कों के साथ आपके सामने वीडियो में बताया। और पिछले वीडियो में पार्ट 3 के अंतर्गत हमने अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हुए बच्चों अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान टॉपिक चल रहा था अपना पार्ट 3 में। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि हमने आदर्शात्मक विज्ञान को पिछली वीडियो में समझा कि आदर्शात्मक विज्ञान जो है वो क्या बताता है कि हम कारण और संबंध को, कारण और परिणामों का व्याख्या तो कौन करता है? अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान में, जिसमें हम क्या बोलते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। इसी तरह से आदर्शात्मक में हमने कहा कि ये उनकी विवेचना करता है कि कारण और संबंध के बारे में विवेचना करता है कि क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन सब चीजों का इसमें व्याख्या या हम अध्ययन करेंगे। तो आदर्शात्मक विज्ञान के संबंध में हमने पिछले इसकी डेफिनेशन आपको एक तरीके से इसका अर्थ आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था बच्चों। इसके संबंध में कुछ तर्क हैं जिनसे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। तो लिख सकते हैं इसमें, इस संबंध में निम्न तर्क है। कौन से तर्क हैं? हम लिखने जा रहे हैं 5-6 तर्क ऐसे हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है। देखिए, पहला, मानव भावुक एवं तार्किक दोनों देखिए, इसके अंतर्गत मानव की व्यवहारों का अध्ययन बताया है कि हम अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है, ये किसके आधार पर बता सकते हैं या कौन से ऐसे तर्क मानव भावुक एवं तार्किक। मानव जो है, मानव की जो प्रकृति को इसमें डिस्क्राइब किया है, बताया गया है कि मानव का जो व्यवहार है वो किस तरीके से परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। यानी कि जब वह आर्थिक क्रियाएं करता है तो मानव को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या मानव के मन के विचारों को इसके अंतर्गत बता करके अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है, इस चीज को बताया है। देखिए, मनुष्य इसमें लिख सकते हैं हम, मनुष्य तार्किक होने के साथ साथ भावुक भी होता है, मनुष्य तार्किक होने के साथ साथ भावुक भी होता है। साथ ही हम इसमें इसलिए मानव व्यवहारों के
का अध्ययन दोनों दृष्टिकोण का अध्ययन किसके अंतर्गत कर सकते हैं हम? आदर्शात्मक विज्ञान के अंतर्गत का अध्ययन आवश्यक होता है या आवश्यक है। अब कौन से दोनों दृष्टिकोण जो हमने पढ़े हैं, अर्थात अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान, अर्थात दोनों दृष्टिकोण कौन से हैं? दोनों विज्ञान, अर्थात अर्थशास्त्र वास्तविक, अर्थात अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। तो बच्चों, हमारा पॉइंट है कि हम मानव भावुक एवं तार्किक दोनों इस संदर्भ में या इस तर्क को आधार मानते हुए ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। कैसे? मानव दोनों दृष्टिकोण का अध्ययन करना आवश्यक है मानव को। जैसे हमने बताया कि मनुष्य तार्किक होने के साथ साथ भावुक भी होता है, इसलिए मानव व्यवहार के दोनों दृष्टिकोण का अध्ययन आवश्यक है। अर्थात अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। यही चीज इसके अंतर्गत बताई गई। इसी तरह से दूसरा पॉइंट तर्क है हमारा अधिक उपयोग। इस तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। इनकी जो भी हम तर्क दिखा रहे हैं वही आधार है इनकी। तो अधिक उपयोग में लिख सकते हैं हम कि अर्थशास्त्र वास्तव में क्या होता है? सामाजिक कल्याण का वाहक है। सामाजिक कल्याण का वाहक है। देखिए, अधिक उपयोग जो है वो किस तरीके से अधिक उपयोग है, पहले बता दिया कि अर्थशास्त्र वास्तव में सामाजिक कल्याण का वाहक है, अतः एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में इसका उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण है इसके रूप में, क्योंकि सामाजिक कल्याण अर्थशास्त्र वास्तव में क्या होता है? सामाजिक कल्याण का वाहक बताया है। इसी के साथ अर्थशास्त्री को आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ
अर्थशास्त्री को आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ यह भी विचार साथ साथ यह भी विचार करना चाहिए कि यह भी विचार करना चाहिए कि कौन से विचार कि उसे अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली कैसे बने, कि उसे अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली कैसे बनाएं। तो बच्चों, अधिक उपयोगी जिसके अंतर्गत हम बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र वास्तव में क्या है, सामाजिक कल्याण का वाहक है। अतः एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में इसका उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्री को या अर्थशास्त्रियों को हम कह सकते हैं आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ यह भी विचार करना चाहिए कि उसे अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली कैसे बने। ठीक है, तो आप इन दोनों पॉइंटों को नोट डाउन करें बच्चों, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट हमको ये बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में चलेंगे। पॉज करके आप इसको नोट डाउन करें। इसके साथ ही हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमें बताता है कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, श्रम विभाजन का गलत तर्क। श्रम विभाजन का गलत तर्क। श्रम विभाजन का गलत तर्क यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको उसके अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग काम देना होना चाहिए। यही हमने पढ़ा था वास्तविक विज्ञान में। लेकिन अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान में इस संदर्भ में क्या कहा है, हम लिखने जा रहे हैं कि यह तर्क भी सही नहीं है कि यह तर्क भी सही नहीं है कि कौन सा तर्क, कि श्रम विभाजन वाला, कि अर्थशास्त्री किसी विषय का अध्ययन करे, कि अर्थशास्त्री किसी भी विषय का अध्ययन करे और अर्थशास्त्री
किसी भी विषय का अध्ययन करें और कारण परिणाम के संबंध की व्याख्या करें। और कारण परिणाम संबंध की व्याख्या करें। कहने का तात्पर्य बच्चों, श्रम विभाजन का यह तर्क सही नहीं है कि अर्थशास्त्री किसी भी विषय का अध्ययन करें और उनके कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या करें, जरूरी नहीं है। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं तथा समाधान खोजने की साथ ही समाधान खोजने की समाधान खोजने की जिम्मेदारी नीति शास्त्रियों नीति शास्त्री यानी कि हम लिख सकते हैं इसको, या राजनेताओं को दी जाए। समझ में आ रहा बच्चों? हम श्रम विभाजन का गलत तर्क, कहने का मतलब यह तर्क भी सही नहीं है कि अर्थशास्त्री किसी भी विषय का अध्ययन करे और कारण परिणाम संबंध की व्याख्या करेंगे, साथ ही समाधान खोजने की जिम्मेदारी किनको दी जाए? राजनेताओं को। तो इसलिए आदर्शात्मक विज्ञान में इस संदर्भ में इस तर्क को गलत बताया है। ठीक है, तो हम अपने अगले तर्क पर, चौथा तर्क, अधिक यथार्थवादी होना। अधिक यथार्थवादी होना। अधिक यथार्थवादी होना, हम इसमें जो अर्थशास्त्र में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अधिक यथार्थवादी होना। इसके अंतर्गत हम क्या बता सकते हैं कि अधिक यथार्थवादी होना, इसमें लिखेंगे अर्थशास्त्र के स्वरूप में, अर्थशास्त्र के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र बन गया है। उन परिवर्तनों के बारे में भी हमने चर्चा की पिछली वीडियो में। तो जैसे ही हम इस पॉइंट को लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अर्थशास्त्र के स्वरूप में निरंतर क्या होता जा रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तनों के कारणों का भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम कह सकते हैं, आज अर्थशास्त्र कौन सा शास्त्र है? विकासशील शास्त्र तो है ही, साथ ही साथ आज अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में क्या हो रहा है?
परिवर्तित हो रहा है या विकसित हो रहा है, उसमें तेजी से विकसित हो रहा है। कहने का मतलब बच्चों कि अधिक यथार्थवादी होना अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान को दर्शाता है। कैसे? अर्थशास्त्र के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आज अर्थशास्त्र क्या है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। कल्याणकारी यानी कि मानव कल्याण की हमने बात की थी, इनसे संबंधित डेफिनेशंस भी आपको समझाई थी कि मानव कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र जो हो रहा है वो कल्याणकारी सामाजिक कल्याण से संबंधित के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। इसके साथ ही बच्चों हम लिख सकते हैं आर्थिक नियोजन तथा सामाजिक सुरक्षा। आर्थिक नियोजन तथा सामाजिक सुरक्षा। आर्थिक नियोजन जिसको हम बोलते हैं बच्चों प्लानिंग। क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में हमारी जो बुक है उसके अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है ये आर्थिक नियोजन, जिसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आर्थिक नियोजन यानी प्लानिंग करना। ठीक है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। आर्थिक नियोजन हम भी कर सकते हैं, एक व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है, सामूहिक स्तर पर भी होता है और सामाजिक स्तर पर भी आर्थिक नियोजन का कार्य होता है। तो आर्थिक नियोजन तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय बन गए। अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सामाजिक कल्याण में अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र बन गया है। तो किसके द्वारा? ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, इनके द्वारा। यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं से संबंधित क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है। इसी के कारण ये महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं किसके? अर्थशास्त्र के। तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र की ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र की आदर्शात्मक पहलू की अवहेलना नहीं की जा सकती। अवहेलना नहीं की जा सकती। बच्चों, अधिक यथार्थवादी होना जिसके अंतर्गत कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो है उसका विकसित होना। कल्याणकारी अर्थशास्त्र किस रूप में विकसित होंगे? कि अगर आर्थिक नियोजन और सामाजिक सुरक्षा ये दो पहलू, ये दो विषय ऐसे बन गए हैं जो कि अर्थशास्त्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते या हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते कि आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। तो सामाजिक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में
ये अर्थशास्त्र बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। तेजी से विकसित होने के बावजूद इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है। तो बच्चों, आज के हमारे इस वीडियो में आपने 4 तर्क पढ़े। 4 तर्क किससे संबंधित? कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। इससे संबंधित हमने इन चारों तर्कों को पढ़ा। और अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। इसे हम पार्ट जो है हमारा 5 बोल सकते हैं, कि हमारे पार्ट 5 में, या हम इसी को पॉइंट कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाए। तो 5वां तर्क हम 5वें तर्क में आपको बता दें कि अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है। इसके 5वां तर्क लास्ट पॉइंट बचा है हमारा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज के उत्थान में सहायक, समाज के उत्थान में सहायक कैसे है बच्चों? कि ये तर्क भी अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है, इसको दर्शाता है। जैसे अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान भी है। विज्ञान भी है, इसको हमने बताया। अतः वह समाज के उत्थान के लिए सामाजिक विज्ञान है। अतः वह समाज के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है। समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है। तो इसके तो उसके आदर्शात्मक पहलू को भुलाया नहीं जा सकता। भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये जो चीज है वो यही शो कर रही है कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। तो हमारे इस वीडियो में पार्ट 3 और पार्ट 4 में वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान दोनों विज्ञान की शाखाएं आपने पढ़ी अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से। तो हम दोनों के आधार पर क्या कंक्लूजन निकाले कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। तो हमने दोनों का अध्ययन किया बच्चों, दोनों को समझा। दोनों के आधार पर हम ये विश्लेषण निकाल सकते हैं या कह सकते हैं कि उपयुक्त विवेचन, उपयुक्त विवेचन से क्या स्पष्ट हो रहा है? उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र, हम दोनों का कंक्लूजन भी बता रहे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट
में इस पॉइंट को अच्छे से रीड करें कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान दोनों है। यानी हमने ऊपर जो भी स्पष्ट किया उसके आधार पर हम व्याख्या करेंगे। हम उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक दोनों प्रकार का विज्ञान है। इसे एक विशुद्ध एवं यथार्थ, जो हमने अभी बताया था यथार्थवादी बना कि जो एक विशुद्ध एवं यथार्थवादी अर्थशास्त्र मान सकते हैं। अर्थशास्त्र मान सकते हैं, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है। परंतु व्यापारिक उपभोग के साधन के रूप में व्यापारिक उपभोग के साधन के रूप में क्या चीज प्रयोग की गई है? व्यापारिक उपभोग। इसके रूप में कुछ आदर्शात्मक नियमों को भी रखना चाहिए। कुछ आदर्शात्मक नियमों को भी रखना चाहिए। बच्चों, हम कह सकते हैं कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा एक आदर्शात्मक विज्ञान दोनों प्रकार का है। इसे एक विशुद्ध एवं यथार्थवादी अर्थशास्त्र मान सकते हैं या माना जाता है, परंतु व्यापारिक उपभोग के साधन के रूप में कुछ आदर्शात्मक नियमों को भी आपको क्या करना पड़ता है? रखना चाहिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में बच्चों आपने पार्ट 4 में दोनों विज्ञान समझ लिए, आदर्शात्मक और वास्तविक। हम अगले वीडियो में अपने नए अलग टॉपिक के साथ इसके आगे वाला टॉपिक आपको कंटिन्यू करेंगे। ओके।